नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। बात करेंगे जांच पर आंच की। क्या वाकई काला कानून आ रहा है और जांच एजेंसियों के हाथ बांधे जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचारी और माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही सरकार ने अब भ्रष्टाचार की जांच में एजेंसियों के हाथ बांध दिए हैं। नए नियमों में सरकारी अफसरों के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच से पहले लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसियों को सरकार से अनुमति लेनी होगी। अब वे सीधे तौर पर भ्रष्टों के खिलाफ जांच नहीं कर सकते। देखिए यह खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचारियों और माफियाओं को लेकर सरकारें सख्त तो नजर आईं, लेकिन कितने मामलों का खुलासा हुआ और कितनों पर कार्रवाई हुई, ये बड़े सवाल हैं। ऐसे में सरकार का नया आदेश कि कोई भी जांच के पहले सरकार की मंजूरी और उस विभाग की मंजूरी जरूरी होगी। बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं जो इन मामलों की जांच करती हैं, लेकिन आदेश के बाद अब इनके हाथ भी बंध गए हैं। धारा 17A के तहत अब अधिकारी पद पर रहते हुए जो निर्णय करेंगे वही मान्य होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ जांच से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। दरअसल ईओडब्ल्यू के 4000 केस लंबित हैं, क्योंकि जांच के लिए अफसरों की टीम कम है। उधर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और विभाग अध्यक्ष को भेजे आदेश की कॉपी लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू सहित अन्य संबंधित को भेजी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के अनुसार किसी लोक सेवक द्वारा सरकारी कामकाज में अपराधों की जांच या पूछताछ के पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। उधर हाईकोर्ट ने भी इन सब मामलों को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है। अब रिश्वत देने वालों पर भी एफआईआर दर्ज होगी और इसके लिए डीजीपी को निर्देश भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह का निर्णय क्या दर्शाता है, और क्या सरकार को एजेंसियों की जांच पर भरोसा नहीं है? क्या अब घोटालों के मामले दबे ही रहेंगे? ये बड़े सवाल हैं। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। तो देखा आपने, सुना आपने, और जांच पर आंच। देखिए, बात इसीलिए हो रही है कि अब तक जो भ्रष्टाचारी हैं, जो माफिया हैं, जो लगातार अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं कहा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, कार्रवाई की जा रही थी, और कोई भी सरकार हो वो हमेशा से कहती आई है कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो जांच एजेंसियां हैं जो अपने स्तर पर काम कर रही थी, चाहे बात लोकायुक्त की हो, ईओडब्ल्यू की हो, तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो काम करती हैं, उसके बाद इस तरह का फरमान क्या दर्शाता है? क्या उन एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? क्या जो घोटाले हैं बड़े बड़े उन्हें दबे ही रहना देना चाहते हैं? क्या मायने इसके निकाले जाएं? विस्तार से चर्चा करेंगे। स्टूडियो में कई मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में आजाद सिंह डबास जी हैं जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं। आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। जगदीश गुप्ता जी हैं जो कि एडवोकेट हैं। जगदीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं, डीपी सिंह जी का। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आजाद जी आपसे ही लेना चाहूंगी। ये इस तरह के जो मामले आते हैं और ये सारी चीजें जो अभी तक हम देख रहे थे, क्या एजेंसियों को थोड़ा दूर करना इनसे, या पहले सरकार की अप्रूवल लेना, क्या ये जरूरी हो गया है? क्या एजेंसियों पर विश्वास नहीं रहा? नहीं, विश्वास का प्रश्न नहीं है। दरअसल अभी देखने में ये आ रहा है कि विगत 10-15 साल से करप्शन जो है वो एक वे ऑफ लाइफ हो गया है। सरकारी महकमों में चाहे वो कोई भी हो, कोई भी विभाग हो, आज प्रदेश का एक भी विभाग ऐसा नहीं है जहां करप्शन ना हो, और करप्शन का लेवल भी बहुत बढ़ गया है। हमारे देखते देखते, मुझे अब 34वां साल चल रहा है, अब हम रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन जो बाद में देखने का आया, ख़ासतौर से जो लिबरलाइजेशन के बाद, जो 90 के बाद जो चरण चला, 90 से 2000 में करप्शन का एक लेवल था, नेक्स्ट डिकेड में वो और बढ़ गया, और नेक्स्ट डिकेड में और बढ़ा, ये जो डिकेड अभी आएगा इसमें और बढ़ेगा। सरकारें इसमें चाहे किसी भी पार्टी की रही, दोनों पार्टियों की सरकारें यहाँ मध्य प्रदेश में 2 ही दल अभी तक आज की तारीख तक हैं, कल का नहीं कहा जा सकता। दोनों का ही रवैया ढुलमुल रहा है। अभी तक ये जो जांच एजेंसी, जिस 2 जांच एजेंसी का आप जिक्र कर रही हैं, ईओडब्ल्यू, ये तो सीधे सीधे गवर्नमेंट के मातहत है, और लोकायुक्त को थोड़ी सी स्वायत्ता है, बहुत ज़्यादा उसको भी नहीं है स्वायत्ता।
और इससे पहले क्या हो रहा था कि जांच हो जाती थी और फिर चालान के लिए सरकार की अनुमति का राइडर वहाँ भी था। लेकिन इसमें तो जांच से पहले ही राइडर डाल दिया गया है। अगर कोई कंप्लेंट जाता है इन खासतौर से इन दो एजेंसीज़ को, तो वो दो एजेंसी पहले उसके सारा जो उनके पास सबूत पेश किए हैं कंप्लेंट या अपने सोर्स से जो भी आया है, वो पहले संबंधित विभाग को भेजेगा, विभाग एक रिपोर्ट बनाएगा, फिर शासन को जाएगा, फिर शासन की अनुमति, अगर शासन उसको उचित समझेगा तो अनुमति देगा, उचित नहीं समझेगा अनुमति नहीं देगा। पहले क्या हो रहा था, जैसे चालान के स्टेज पे भी आज की तारीख में भी हजारों केस लंबित हैं, अब जांच के स्टेज पे ही लंबित हो जाएंगे और वो उनके लंबित होंगे जो इन्फ्लुएंशियल हैं। और आजकल क्या है कि अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी भी पॉलिटिशियन से डायरेक्ट अपने लिंकेज बनाए हुए हैं। उस लिंकेज के कारण से करप्शन जो है वो रात दिन दूनी और रात चौगनी गति से इस प्रदेश में बढ़ रहा है। देश में भी है, पर हम तो इस प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये उसमें और उस करप्शन को बढ़ावा देने में जो कल का जो जीएडी का आदेश है, ये और इजाफा करेगा। हालत इतनी खराब है राखी जी कि एक चीफ सेक्रेटरी अभी रिटायर हुए हैं, उनके खिलाफ 20 साल तक ईओडब्ल्यू में ही केस चला और अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जहां तक मुझे जानकारी है वो अभी भी उसमें अंतिम खात्मा नहीं लगा है। और एक बार वो केस रफा दफा भी कर दिया था, उसमें एक चीफ सेक्रेटरी को पद से यहां से हटना भी पड़ा। वो अलग बात है कि वो केंद्र में फिर भारत सरकार में सचिव बन गए बड़े बड़े महकमे के, ये अलग विषय है। लेकिन इस तरह के मसले यहाँ देखने में आए हैं। अब आज ही आप देखिए जांच एजेंसियों की भी क्या हालत है। ये राइडर आए या ना आए, जांच एजेंसियों का मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। आज के अखबारों में छपा है, कल से खबर चल रही है, प्रोफेसर कुटियाला हैं, ये जो माखनलाल चतुर्वेदी के जो सर्वे सर्वा रहे, मेरे ख्याल में 8 साल रहे वो, और उनके खिलाफ गंभीर करप्शन के आरोप अभी 1.5 साल पहले लगे। हालत ये होगी कि वो भगे भगे फिरे, मतलब घर पे भी नहीं रहे, उनको वो था। लेकिन अब खबरें आ रही कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सरकार के रहते वो घर से भाग रहे हैं, अरेस्ट को अवॉइड कर रहे हैं, और दूसरी सरकार आती है और आई भी नहीं, अभी ठीक से सेटल भी नहीं हुई है। अभी उपचुनाव के बाद सरकार सेटल होने के प्रोसेस में है और उसमें खात्मा लगा दिया है ईओडब्ल्यू ने। ये क्या जांच एजेंसीज हैं? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। और यही हालात जो है वो लोकायुक्त के भी कोई बहुत बेहतर हालात नहीं है। बरसों बरस तक पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं, जितना जो पेंडेंसी है वो आप खुद ही बता रहे हैं। और ये मसला जो है कर्मचारियों का तो सिर्फ दिखाने के लिए है, ये केस वरिष्ठ अधिकारियों को सील्ड देने के लिए ये आदेश जारी हुए हैं। चलिए, क्योंकि वाकई में मामले बहुत पेंडिंग है और ये बातें बोली जा रही हैं कि अफसरों की जो टीम है वो उसमें कमी है, तो किसी ने भरने के लिए रोका भी नहीं है। लेकिन जो मामले पेंडिंग हैं या जो लगातार बढ़ते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हो रही थी उस पर भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। कैसे माना जाएगा? और यदि सरकार की तरफ से सब चीजें होनी है तो जिस तरीके से डबास जी ने भी कहा कि एक सरकार, एक उदाहरण उन्होंने दिया था, एक सरकार के समय कुटियाला जी भाग रहे थे और दूसरी सरकार के समय में उनका खात्मा लगा जा रहा है, तो क्या माना जाए कि क्या सरकार की भी मिली भगत है? देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसको और क्लियर करेंगे। जगदीश जी के पास आ रही हूँ। जगदीश जी, एक अधिनियम के तहत 1988 के अधिनियम के तहत ये सारी चीजें जो अब आगे रखी गई हैं और होना भी चाहिए, और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि रिश्वत का जो मैटर है, जो ज्यादातर लोकायुक्त कार्रवाई करता है, रिश्वत के मामले में जो दे रहा है उस पर भी सख्ती अब की जाएगी। तो इन सब चीजों का इस बीच आना, इस निर्देश का आना, और इधर सरकार की तरफ से ये जांच एजेंसियों को सेकेंडरी कर देना, खुद प्राइमरी उसमें रखना कि हमसे पहले परमिशन लीजिए, विभाग के अध्यक्ष से परमिशन लीजिए, उसके बाद किसी अफसर पर आप कार्रवाई करिए, ये सब क्या दर्शाता है? देखिए राखी जी, ये जांच एजेंसी का जो इन्होंने एक कवायद स्टार्ट की है, मैं समझता हूँ कि ये जांच एजेंसी जो है ये भी कहीं ना कहीं लिप्त होगी उस करप्शन में। अगर जिस जांच एजेंसी को जिम्मा सौंपा गया है वही करप्ट निकली तो आगे की जांच कैसे होगी? और फिर दूसरी बात, इन्होंने तो इनिशियल स्टेज पर ही परमिशन मांगने की एक वो शर्त रख दी। अब मान लीजिए जिसके यहाँ ट्रैप होना है, जिसको ट्रैप करना है,
तो वो सबसे पहले तो उसको ये सारी जानकारी मिल जाएगी कि हम आ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे, ना ही तो कोई रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये पूरी चेन होती है, ये कंप्लीट चेन होती है, कुछ गोपनीयता भी होती है इसमें जो बाहर आ जाएगी। अब जांच एजेंसियां जो हैं इनके बलबूते अगर मान लीजिए कोई जांच चल रही है और जिसको आपको ट्रैप करना है, तो ट्रैप करने वाला वो इतना शातिर होगा या करवाने वाला होगा, वो सारी चीज़ों को मैनेज कर लेगा। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं लोकायुक्त के कि कई बार लोगों ने रिश्वत देने की कोशिश की और लेने की कोशिश की, तो उसके पहले ही उनको न्यूज़ पहुंच गई, उन्होंने रुपए के बंडल फेंक दिए, वो रंगे हाथों पकड़े नहीं गए, कोर्ट से वो बरी हुए। तो इस तरह की जो कवायद होगी जांच एजेंसी की, मैं नहीं मानता ये तो एक तरह से निरंकुश हो जाएंगे, जहां आपको जिसको यानी आपको ट्रैप करना है या उसके खिलाफ आपको यानी मुकदमा ये करना माना है। जाए कि जो घोटाले हो रहे हैं वो दबे के दबे ही रहेंगे, उनमें बहुत ज्यादा कोई चीज दिखेगी नहीं आगे। डेफिनेटली कोई चीज उजागर नहीं होगी, ये सब ढांक के तीन पात हैं। आज सरकार है, नहीं है, कल दूसरी आएगी, परसों दूसरी आएगी। जांच एजेंसी का मायने इंडिपेंडेंट एजेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप विभाग परमिशन देगा क्या, कोई अगर मान लीजिए बड़ा घोटाला करेगा कि साहब मैंने करोड़ों का घोटाला किया है, और अगर कोई जांच करेगा तो वो विभाग परमिशन देगा उसको क्या? ये तो पूरा काला कानून है, वो निरंकुश हो जाएंगे ये अपराधी लोग। तो मेरा तो मानना ये है कि ये सामान्य विभाग को जो ये जो आदेश डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, या लोकायुक्त को या यूओडब्ल्यू को, पहले ही आप ये एजेंसियां जो हैं सवालों के कटघरे में, बहुत सारी जांच आज भी लंबित हैं, उसमें कई बार तो कई लोगों ने खात में लगा दिए, कई बार चालान की अनुमति ले ली, वो पेंडिंग है। तो इस तरह से ये जो चीज़ आई है ये जांच की, ये मेरे समझ से तो परे है। चलिए डीपी सिंह जी के पास आएंगे। डीपी सिंह जी, एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं आप, और निश्चित तौर पर बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचती होंगी, आपका अधिकार भी है, क्योंकि ये जो एक नया नियम सामने रख दिया गया है, आप इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई ठीक है? क्या जांच सही दिशा में जाएगी? देखिए, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि यदि अवैध गतिविधियां हो रही हैं, गलत हो रहा है, जनता के साथ गलत हो रहा है, तो सही होना चाहिए, जो दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। बड़े बड़े घोटाले हैं जो आधों के तो नतीजे, मुझे लगता है बहुत ही कम ऐसे घोटाले हैं जिनका कोई खुलासा हुआ होगा, वो इतने पेंडिंग है कि लगातार चल रहे हैं और खुलासा हो ही नहीं पाता। तो क्या माना जाएगी, ये नए नियम के तहत क्या कोई उम्मीद जागेगी? जो राज्य सरकार ने 26 तारीख को आदेश जारी किया है, उसके स्पष्ट शब्दों में यही है कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उसको समाप्त कर दिया इन्होंने। जब आप किसी की शिकायत लेंगे नहीं तो करेंगे क्या आगे? या तो यूओडब्ल्यू को इनको एक आदेश करना था, यूओडब्ल्यू और लोकायुक्त को तत्काल प्रभाव से बंद करने देना चाहिए, क्योंकि इनके 20 साल की कोई उपलब्धियां नहीं, केवल पैसा बर्बाद कर रही हैं। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की अवैध रूप से LLB की डिग्री पाए हुए लोगों की जांच हुई, रिटायर्ड जज अभय गोहिल जी ने किया। उन्होंने राज्य सरकार को रिकमेंडेशन दी कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR की जाए। उसमें बड़े बड़े पदाधिकारियों के लड़के सम्मिलित हैं, जो जज भी बन गए हैं। उसमें उसके डायरेक्टर हैं, चीफ अपने मुख्यमंत्री भी जी हैं, उसमें चीफ जस्टिस भी मेंबर हैं, बहुत सारे लोग पदाधिकारी हैं। उस जांच पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर मैं किसी को लेके जाऊंगा कि ये अभय गोहिल जी की जांच है, इन्होंने कहा कि तत्काल इनके खिलाफ FIR किया जाए, ऑलरेडी उस समय ये लोग जज भी हैं, तो कौन करेगा उनके खिलाफ? तो केवल भ्रष्टाचार को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार को सेंट्रलाइज करने का एक आदेश आया है। जैसे मुख्यमंत्री जी का एक पेपर में भी न्यूज पब्लिश हुआ था कि किसी भ्रष्टाचारी को बताइए 1 लाख रुपया पाइए। तो हमें लगता है ऐसे भ्रष्टाचारियों की लिस्ट ऊपर जाएगी और उनसे बुला के कुछ हफ्ता वसूला जाएगा कि जो छोटे छोटे मिल बिवाड़ के खा रहे तो वो ना खाएं, केवल टोटल मंत्रालय या बड़े अधिकारी जो उनसे संबंधित है, जो अनुमति देंगे, वो कुछ हिस्सा ले उसमें से। इस टाइप के लिए नियम निकाले गए हैं। या तो इनको स्पष्ट करना चाहिए कि नियम की अब यूओडब्ल्यू को तत्काल बंद कर दें, लोकायुक्त को बंद कर दें, इसके अलावा जो भी एजेंसियां हैं, क्योंकि वो भी फेलियर रही हैं, कोई काम नहीं की हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल आप ही से डीपी सिंह जी, अभी तक के जो आंकड़े जो हमने देखे, करीब 4000, करीब इसलिए लगा रही हूं कि और ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, करीब 4000 के आंकड़े तो हमारे पास हैं कि वो मामले अभी पेंडिंग हैं। मतलब 4000 मामले पेंडिंग हैं, और अभी वर्तमान की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, तो ये कैसे खत्म हो पाएंगे? खत्म होंगे भी? पेंडिंग है नहीं, रखे गए जानबूझ के। देखिए क्या होता है, यूओडब्ल्यू का जो अधिकारी है वरिष्ठ, उसका CR आप समझिए लिखता कौन है?
लोकायुक्त का जो वरिष्ठ अधिकारी उसका सीआर लिखता कौन है, क्योंकि वो अभी वकील साहब ने बताया कि वो स्वतंत्र एजेंसियां नहीं है, क्योंकि उनका जो सीनियर वो जब उसके अंदर सीआर लिखता है तो वो उसका अनुसार ही काम करेगा। मैंने खुद कई जांच के लिए दिया हुआ है, बीयू की जांच है भर्ती की 2014 की, आज तक ईओडब्ल्यू ने उनसे पत्राचार नहीं किया है। मैंने एसटीएफ को 2018 में एक लेटर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, आज तक उन्होंने पत्राचार नहीं किया कि क्या हो रहा है। ये लोग केवल क्या करते हैं, शिकायत आती है, संबंधित को बुलाते हैं, मिल के चाय पीते हैं, चले जाते हैं, या कुछ लेन देन डील हो जाती है इनकी। ये केवल रजिस्टर्ड करके संख्या बता रहे हैं 4000, वास्तव में इन्होंने कोई पत्राचार करते ही नहीं है। इस आप पड़े रहने दो, ऊपर से फोन आ जाएगा, दबाव होगा। जैसे साहब ने बताया कि कुठियाला जी का वीसी का कोई माखनलाल जी का आया, बिल्कुल। अभी राज्य सूचना आयोग ने कहा कि जो माखनलाल यूनिवर्सिटी बिशनखेड़ी में बनी है उसकी डीपीआर और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दे दीजिए। आज 1.5 साल हो गए, मुझे नहीं दिया जा रहा है सूचना आयोग के आदेश के बाद, क्योंकि वो जो बिल्डिंग बनी है कितने करोड़ की बनी है किसी को पता नहीं है, कितने की डीपीआर है। 4 बिल्डिंग बनी थी तो 2 ही क्यों बनी, तो ऐसे ही तो अनियमितता उजागर होती है। अब होने के बाद हम किसको अब देंगे जांच के लिए, जब आपने रोक लगा दिया तो अब इसका कोई मतलब भी नहीं है। फिर आप आरटीआई एक्ट बनाए हैं, हम इस शिकायत प्राप्त करते हैं, जांच देखते हैं कि अपने स्तर पे गलत है, इसको लेकर रिप्रेजेंट जिसको करना है। अब हमने जिसकी शिकायत की आपने कह दिया कि पहले अनुमति लाओ। ठीक। और इस संबंध में मैं आपको बताऊं, कांग्रेस सरकार ने भी अगस्त 2019 में एक आदेश जारी किया था। उन्होंने इसका एक दूसरा रूप पेश किया था कि आपको किसी हाई कोर्ट में शिकायत करनी है, केस लगाना है किसी संबंधित का अधिकारी के पास, तो हमारे पास एक आवेदन दीजिए। उसका उन्होंने नाम लिखा था आंतरिक शिकायत निवारण समिति। जब तक उसकी रिकमेंडेशन नहीं आएगी तब तक हाई कोर्ट आप केस नहीं लगाओगे। उन्होंने 19 अगस्त 2019 को किया था। मैं उसके तत्काल शिकायत दिया कि मुझे अनुमति दी जाए हाई कोर्ट में केस लगाने के लिए। पिछली सरकार ने भी नहीं दिया, सरकार बदल गई। अब इन्होंने बचाने के लिए एक और अच्छा उपाय ले दिया कि आप और नहीं करेंगे। तो ये दोनों मिले, जो सरकार किसी की हो, किसी की मंशा नहीं है कि पारदर्शी व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार समाप्त हो। भ्रष्टाचारी बचे कैसे और इनके संपर्क में रहे, इसका प्रयास ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। डब्बास जी, एक बात, हाईकोर्ट का जिस तरीके से आदेश हुआ है कि जो एफआईआर उनके खिलाफ भी हो जो रिश्वत दे रहे हैं, तो क्या जो रिश्वत ले रहे हैं वो तो एक तरफ हो गए, जो दे रहा है उस पर क्या कोई ऐसा दबाव या उसको थोड़ा सा प्रेशर होगा इस आदेश के बाद कि ये रिश्वतखोरी जो होती है, ये बड़े बड़े मामले जो आते हैं, ये बंद हो जाएंगे? क्या ऐसा हो पाएगा, या तो लोगों के काम नहीं होंगे? मुश्किल है, क्योंकि रिश्वत देना तो पहले से भी अपराध है। ये हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है इसका और आदेशित किया है कि ये निर्देश जारी किए जाएं। ये पहले से भी रिश्वत देना तो पहले से भी अपराध है। आप नहीं दे सकते, वो पहले से ही आईपीसी में रिश्वत देना अपराध है। तो ये नई बात नहीं है, लेकिन ये चूंकि हाईकोर्ट से एक निर्देश के शेप में आ गया है, तो इसमें थोड़ा सा मैसेज एक जनता तक जाएगा कि व्यापक मैसेज जाएगा। कुछ लोग अभी भी अज्ञानता में, हमारे अज्ञानता का भंडार है, उसमें हो सकता है कुछ, अगर ये व्यापक रूप से प्रसारित होता है तो उसमें थोड़ा सा कमी आए। लेकिन करप्शन जो है वो अब रुकने वाला नहीं है। 0 टॉलरेंस की बात की जाती है, करप्शन के प्रति 100% टॉलरेंस है। एक केस आज ही फिर से रिपोर्ट हुआ कुछ अखबारों में। अब आप देखिए, वो व्यक्ति सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह रहे होंगे, 15 साल पुराना केस है, एक विधायक का केस है। 8 करोड़ का एंट्री टैक्स का छूट दे दिया, और वो मामला जो है वो कई बार दबा और कई बार फाइल भी हो गया, लेकिन किसी एक अच्छा अधिकारी आया, उसने उसको रीओपन कर दिया। और अब आज उसकी आरोप पत्र जारी होने हैं, तो वो कभी कोविड का बहाना ले रहा है, कभी ये ले रहा है। सुना है कि काफ़ी, जब उसके घर पे गए तो काफ़ी कहा सुनी और हाथापाई तक का नौबत आ गया। कितना सील्ड किया जाता है। और वो अधिकारी ओएसडी रहे हैं तत्कालीन वित्त मंत्री के। ऐसे अधिकारी हैं जो पावर का नेक्सस ये बताता है कि किस किस्म के अधिकारी पॉलिटिशियंस के क्लोज हो रहे हैं। तो करप्शन कहाँ से रुकेगा। एक एजेंसी और है, सीटी बोलते हैं जिसको, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर, ये वर्क्स डिपार्टमेंट के जो पीडब्ल्यूडी, पीएचई और ये वर्क्स डिपार्टमेंट है अपने इंजीनियरिंग वाले, इनके लिए आरईएस वगैरह के लिए खास तौर से वो देखता है। वो उसमें भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है उसमें। एक बुंदेलखंड पैकेज आया था अभी 4-6 साल पहले, 4000 से ऊपर था, उसमें कम से कम 50% पैसा खा लिया गया। हाईकोर्ट तक मामला गया, हाईकोर्ट से गवर्नमेंट से हाईकोर्ट, उससे सिटी, उससे विभाग,
आज तक कुछ नहीं हुआ। ये सब सील्ड कर रहे हैं। अभी ई टेंडरिंग का एक बड़ा मामला आया था पीछे से, ई टेंडरिंग घोटाले में भी कुछ लोगों के नाम आने, वरिष्ठ अधिकारियों के। इस तरह से ये, इस कारण से ये इस तरह के निर्देश जारी हो रहे हैं जो अभी हुए हैं। अभी एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की एक रिपोर्ट आई है, उसमें 3 आईपीएस अधिकारियों के हैं, मंत्रियों के हैं। मंत्री पहले कांग्रेस के थे, आज वो बीजेपी के हो गए, आधे इधर हैं आधे इधर हैं, और अधिकारियों के नाम और आ गए हैं। तो ये सब कहानियां जो हैं वो वहीं घूम फिर के आ रही हैं। एक भी करप्शन का केस मैंने इस मध्य प्रदेश में बड़ा केस सिरे चढ़ते नहीं देखा पिछले 34 साल में। मतलब कुल मिलाकर वही बात हो रही है कि जांच एजेंसियां पहले भी थी, सरकार पहले भी आई गई हैं, लेकिन जो बड़े बड़े घोटाले हैं उनका एक ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये घोटाले में ये लोग सामने आए या इनको सजा हो गई या सारी चीजें हो गई। वो बार बार पेंडिंग के नाम पर आगे बढ़ता गया, सरकारें बदलती गई, लेकिन वो जो मामले थे, वो भ्रष्टाचार था, वो जो माफियाओं की पूरी एकजुट और अवैध गतिविधियां वो लगातार चली आ रही थी हैं, और शायद यही यदि हाल रहे तो जारी भी रहेंगी, ये कहा जा सकता है। जगदीश जी, एक बात यहां पर उठ रहा है कि देखिए फिलहाल आज की चर्चा में ये है कि जांच एजेंसियों पर, जांच पर आंच क्योंकि विषय भी रखा, क्योंकि देखिए यदि लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू कार्रवाई करता है कुछ विशेष मामलों में, घोटालों में, वो अलग है, सरकार की तरफ से कोई आदेश जाता है वो अलग है। लेकिन अभी हम फिलहाल देखें तो किस चीज की जरूरत है, यदि, क्योंकि डबास जी ने जिस तरीके से कहा था कि एजेंसियों पे भी आप क्या करेंगे, लोकायुक्त को थोड़ा सा एक अलग से एक्स्ट्रा वो है कि वो काम कर सकता है, ईओडब्ल्यू लगभग सरकार के अंडर में आती है, तो अब गवर्नमेंट की तरफ से ही चीजें वहीं जानी हैं, तो ऐसे में क्या कोई एक ऐसी एजेंसी की निर्माण होने की, बनाने की जरूरत है जो वाकई में निष्पक्ष जांच करे, किसी के दबाव में काम ना करे? देखिए, समय समय पर राखी जी जांच एजेंसियों को बनाया भी गया है। हमारी भारत सरकार ने एसआईटी वगैरह हुई, सीबीआई हुई, ये निष्पक्ष इस टाइप की एजेंसियां हैं। आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई एक मिसाल के तौर पे आप बॉम्बे का जो सुसाइड केस है वो सीबीआई को गया, तो आप देखिए क्लियरिटी आ गई उसमें कि वो सुसाइड था। उसके पहले उसको पता चल रहा है कि उसको मार दिया गया, कत्ल था, ये था, वो था। तो आज की तारीख में अगर मान लीजिए ये एजेंसियां अगर काबिल नहीं हैं या काम नहीं कर रही, तो सर्वोच्च आप एनआईए को दे दीजिए, सीबीआई को दे दीजिए। भाई टेक्निक वही है जो ये जांच एजेंसियां करती हैं। उनका सीआरपीसी और आईपीसी और एविडेंस एक्ट से ही जिक्र है। हाँ। कोई अलग से कोई इनके लिए एनफोर्समेंट नहीं है। सेंट्रल की जितनी भी एजेंसियां हैं वो काम करेंगी। आप इनके भरोसे कब तक मतलब आगे ये प्रक्रिया का दुरुपयोग करेंगे? अब ये जांच एजेंसियां इनके पास क्या इंडिपेंडेंट कोई शक्तियां रहेंगी क्या? नहीं है। ये सब एक छत के नीचे हैं, और वो छत आप सबको मालूम है, सुविख्यात है। वो छत जब तक इनको आसरा देती रहेगी, ये एजेंसियां निष्पक्ष काम नहीं करेंगी। बिल्कुल। डीपी सिंह जी, क्या माना जाए आगे गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए भी क्योंकि अब जो जितना हम समझ पा रहे हैं एक अधिकार वहीं उन्हीं को दे दिया गया है कि यहां से बिना उनकी मंजूरी के किसी भी अफसर से आप पूछताछ नहीं कर सकते। पहले आप वहां से अप्रूवल लीजिए, उसके बाद पूछताछ करिए, तब वो चीजें आगे एजेंसियों तक पहुंचेंगी, यानी सारी प्रक्रिया शुरू होगी सरकार से। तो माना जाए कि सब कुछ ठीक रहेगा? मैं ये बताऊं कि चूंकि ये शासन ने आदेश जारी किया है, चूंकि इसमें कुछ मैं एक एग्जांपल से चालू कर रहा हूँ। ये मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय ग्वालियर की है। इसके चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वर्तमान में। इन्हीं के कार्यकाल में एक भर्ती हुई। इंटरव्यू के लिए मैक्सिमम लिमिट जो नंबर थे 40 रखे गए थे, जिसमें 3 कैंडिडेट को 45 नंबर दिए गए। इसके बाद मैंने जांच की दिया लगातार, चूंकि चेयरमैन है इनके, मैं पत्राचार कर रहा हूं, जवाब नहीं आ रहा है। कहीं भारत में नहीं, विश्व में भी नहीं होता होगा कि 40 नंबर के इंटरव्यू में 45 नंबर दिए जाएं। जब तक ये चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी अनुमति नहीं देंगे, ये जांच नहीं हो सकती। यही प्रकरण माखनलाल यूनिवर्सिटी में हुआ, इसीलिए नियम कल बनाए गए हैं। 26 को जो आया माखनलाल को देखते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी नियर अबाउट करीब 20 एजेंसियों में चेयरमैन के पद से हैसियत पे काम कर रहे हैं। सारी जांच जहां जाएगी वहीं तक जाएगी, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? तो ऐसे लोगों के बचाने के लिए इन्होंने यह आदेश जारी कर दिया है कि कोई न अनुमति देगा, चीफ सेक्रेटरी अनुमति मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों दे देंगे जारी? तो न जांच ना हो इसलिए, और ऊपर से सेंट्रलाइज व्यवस्था करके अपना भ्रष्टाचार करते रहे, बचते रहे जिंदगी भर।
और लेकिन डीपी सिंह जी, क्योंकि आप एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जानकारी तो मांगने का अधिकार है आपका, मांग सकते हैं। कभी इस तरह की चीजें हुई आपके सामने आई हैं कि दिख रहा है कि कोई पावरफुल व्यक्ति है या कोई ऐसा प्रशासन का कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ जानकारी मांगी गई है या जुटाई जा रही है और ना हुआ हो? क्योंकि आपको तो अधिकार है, आप तो जानकारी जुटा ही सकते हैं। अभी मैं लेटेस्ट बताऊं, हमारे एक मिलने वाले वकील हैं डॉक्टर जीएल मिश्रा जी, उन्होंने भोपाल के जो सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त का, और वहां पे पदस्थ जितने सूचना आयुक्त हैं उनके बारे में उन्होंने कल बता रहे थे कि मैंने जानकारी मांगी है कि पे माइनस स्केल जो पेंशन एक स्कीम है, पे माइनस पेंशन, अगर आप रिटायरमेंट के बाद कहीं नौकरी पे जाते हैं तो आपको वहां से जो सैलरी मिलेगी उसमें से पेंशन की राशि घटा ली जाएगी। यह एक नियम में बना हुआ है और इसके लिए आपको एक एफिडेविट भी देना होगा कि मैं इस विभाग से रिटायर हुआ हूं, इतनी मेरी पेंशन है, जो सैलरी 3 लाख 2 लाख 1 लाख मिलेगी इसमें से घटाई जाए। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयोग ने कल निर्णय पारित किया कि यह गोपनीय जानकारी हम नहीं दे सकते। ये एक संवैधानिक पद पे बैठा आदमी जो खुद से पेंशन ले रहा है या नहीं ले रहा है अलग बात है, या सैलरी से में से माइनस हो रहा है, वो मांग रहे हैं, वो आप नहीं दे रहे हो, तो हम निष्पक्ष तो ऑलरेडी वैसे एजेंसियां पे काम कर रही हैं, हम लेते हैं, देते जरूर शिकायत के लिए, लेकिन ऊपर से ये लोग भी दबा देते हैं, काम नहीं करते हैं। बिल्कुल। अभी एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, लोक सेवा आयोग से एक भर्ती हुई 2009 में असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसकी 3 कमेटियों ने जांच किया, मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग ने लिख के दे दिया कि जांच रिपोर्ट गायब है। ठीक, अब ये बताइए, जो कि एमपीपीएससी जांच कर रही है, विदाउट क्वालिफिकेशन भर्ती है, अब इस जांच को हम कहां लेके जाएं जब आपने लिख के दे दिया कि रिपोर्ट ही मंत्रालय से गायब है। अब इसको हम एजेंसी के पास भी जाएंगे तो भी बोलेगा कि आपके पास तो रिपोर्ट है ही नहीं है, किस आधार पर शिकायत कर रहे हैं। ये टोटल बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है ऊपर के लोगों को। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया आप तीनों मेहमानों से लूंगी। डब्बास जी, आपसे ही शुरू कर रही हूँ। बातें हो रही थी, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, भूमाफियाओं पर नकेल कसना है और जो भी इस तरह के घोटाले आएंगे उनको उजागर करके दोषियों को जेल में भेजना है। क्या ये जो अब नया नियम आया है या जो तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रदेश की, क्या वाकई में ऐसा जैसा सोच रहे हैं, जैसा कहा जाता है बड़े बड़े मंच से कि ऐसा हमको करना है, क्या ये सफल हो पाएगा? बहुत जल्दी से बात रखिएगा। नहीं, जो भी अभियान चल रहे हैं कांग्रेस के समय भी चले, उन्होंने कुछ बीजेपी के व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी, अब बीजेपी की सरकार में चल रहे कुछ कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर दी। होना कुछ नहीं है, ये करप्शन ऐसे ही बढ़ता रहेगा, फलता फूलता रहेगा और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की जो बात हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं बन सकता जब तक करप्शन पर नकेल ना डाली जाए। जगदीश जी, ये इस तरह की कवायद चलती रहेगी। एक चीज़ मैं बता दूं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, करप्शन कभी समाप्त नहीं होगा। अदालतों में बहुत सारे लोग, मैंने केसेस देखे हैं, कई बार कुछ लोगों ने इन्हीं एजेंसियों ने बेगुनाहों को भी फंसाया, जेल काट रहे हैं बेचारे, लेकिन असली जो भ्रष्टाचारी हैं वो गिरफ्त में नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि ये सब बकवास हो रही है इस समय। चलिए डीपी सिंह जी। माननीय, आपने सुना होगा पिछले साल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि हमारे रजिस्ट्री ऑफिस में भ्रष्टाचार बढ़ गई है, इसके लिए सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, कि वहां पे सीबीआई के कुछ कर्मचारी पदस्थ किए जाए जो हमारे रजिस्ट्री शाखा में भ्रष्टाचार को चिन्हित करें और पकड़े, लेकिन आज तक वो नहीं कर पाए। जब सीबीआई कोर्ट के अंदर तक मामला पहुंच गया है तो हम आप व्यवस्था सुधार हो, ये संभव नहीं है। चलिए, समय की सीमा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जांच पर आंच की बात चल रही थी और देखिए, जांच पर आंच तो तब होगी जब एजेंसियों पर ही भरोसा कर लिया जाए। अब तक जनता के सामने क्या जाता है, जनता तो यही समझती है कि रिश्वतखोरी हो रही है या जो भी घोटाले हो रहे हैं, भूमाफिया है, भ्रष्टाचार है, उन पर नकेल कसेंगे, सरकार उसमें गंभीरता दिखाएगी, जो एजेंसियां हैं वो गंभीरता दिखाएगी। लेकिन अब तो सब कुछ शुरुआत ही होनी है सरकार की तरफ से और सरकार ने साफ साफ ये नियम आदेश जारी कर दिया है कि जो भी भ्रष्ट अफसर होंगे उनसे कोई भी एजेंसी पूछताछ तब करेगी जब सरकार की मंजूरी होगी। और अब जिस तरीके से हमारे तीनों मेहमानों ने भी अपने पॉइंट्स यहां पर रखे हैं कि जो फिलहाल का परिदृश्य हम देख रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि घोटाले उजागर हो पाए। ये सारे मामले जैसे चल रहे थे दबे के दबे रह जाएंगे और भ्रष्टाचार ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल आज की खास डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।